आज चीनी सेना की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक विशाल हॉल में 5000 से ज्यादा लोगों की मीटिंग होगी और चीनी सेना के भविष्य की रणनीति बनेगी। इससे पहले 30 जुलाई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। वहीं आज चीनी सेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले कल उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर आई। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोटी इलाके में घुस आए थे। 25 जुलाई को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 1 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर की पुष्टि नहीं की है। 1958 से ही बाराहोटी को लेकर चीन विवाद खड़ा करना चाह रहा है। चीन पीएलए की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत में चीन के राजदूत से पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने हैरान करने वाला दावा किया। बासित के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में बातचीत शुरू करने को लेकर दोनों देशों के एनएसए एक दूसरे के संपर्क में है और बीते कुछ हफ्तों के दौरान अजीत डोवल और नासिर खान जंजवा में मुलाकात हुई है। हालांकि बासित ने दोनों एनएसए के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की संभावना से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ प्रभावित असम का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। पीएमओ से दी जानकारी के मुताबिक मोदी बाढ़ के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और राहत बचाव कार्य के साथ मुख्य रूप से असम में हर साल आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने असम में बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। मोदी ने गुजरात में बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा किया था और बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। आज सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी कल संसद में मंत्रियों और सांसदों की गैर मौजूदगी को लेकर नाराजगी जता सकते हैं। कल राज्यसभा में पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी और वोटिंग के दौरान एनडीए के 30 सांसद और मंत्रियों के गैर हाजिर रहने की वजह से सरकार बिल पर विपक्ष का संशोधन पास होने से नहीं रोक पाई, जबकि कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था। अब बिल को संसद से पास कराने के लिए लोकसभा को फिर से इसे पास करके राज्यसभा में भेजना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के बारे में बड़ी बातें कही। नीतीश ने कहा कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नीतीश ने कहा कि उन्हें और बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और बीजेपी के साथ उनकी पिछली सरकार में महागठबंधन के मुकाबले ज्यादा काम हुए। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि नीतीश देश के सबसे बड़े दल बदलू नेता हैं। अगर जेडीयू बिहार की जनता के विश्वास तोड़ सकती है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि बीजेपी के विश्वास को तोड़ने के लिए। उनका इतिहास भी दल बदलुओं के इतिहास में लिखा जाएगा और देश में उसमें सबसे उच्च श्रेणी में अगर कोई होगा दल बदलुओं की। कश्मीर में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही एनआईए ने अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र सिंह बहल के गांव में छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए कल शाम 7 बजे राजौरी में बहल के गांव पहुंची और उनके परिजनों से पूछताछ की और कई दस्तावेज भी बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शक है कि बहल पाकिस्तान और हुर्रियत के बीच पैसा पहुंचाने की अहम कड़ी है। गिलानी के कहने पर बहल कई बार दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त भी जा चुके हैं। एनआईए ने गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी को 2 अगस्त को पेश होने का समन भेजा है। गिलानी के बड़े बेटे नईम को 31 जुलाई को एनआईए के सामने पेश होना था, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत के बाद वो कल अस्पताल में भर्ती हो गया था। यूपी में समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह के अलावा बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता हासिल की। तीनों विधान परिषद सदस्यों ने 2 दिन पहले अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कुछ और विधायक और विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन संवाद और कानूनी प्रक्रिया के जरिए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में दावा किया। साथ ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन टूटने पर कहा कि हम किसी पार्टी को नहीं तोड़ते। हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूँ?
अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार के 3 महीने के कामकाज से संतुष्ट है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मोदी सरकार पर 3 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। 2019 में दोबारा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया है। ये सब्सिडी मार्च 2018 तक खत्म हो जाएगी। केंद्र ने हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 4 रुपए की बढ़ोतरी का भी निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बयान दिया। पिछले साल जुलाई में सिलेंडर की कीमत में हर महीने 2 रुपए की बढ़ोतरी का निर्देश दिया गया था। उसके बाद 10 बार सिलेंडर की कीमत 2-2 रुपए बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 1 जून से 4 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। जुलाई में जीएसटी की वजह से भी सिलेंडर करीब 28 रुपए महंगा हुआ है। सिलेंडर महंगा करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोचती। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने आज अंतरिम प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। कल विपक्षी पार्टियों में प्रधानमंत्री के चुनाव में पीएमएलएन के शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ कोई संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर सहमति बनाने में विफल रही थी। अब इस पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया था, जिसके बाद पीएमएलएन के शाहिद खकानी को अंतरिम प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया है। शाहिद खकानी पर भी 220 अरब रुपए के घोटाले का आरोप है।